नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि और अभिरुचि से संबंधित समस्त जो बिंदु थे उनको डिटेल में पढ़ाया और समझाया है। जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले वो उन वीडियो को देख ले, अच्छे से समझ ले, तो आप इसके बाद एक टेस्ट पेपर, एक अभ्यास प्रश्नावली को मैंने तैयार किया हुआ है, तो आप इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे तो आप समझ लो कि आपने जो लेसन पढ़ा है उसकी आपने अच्छे से तैयारी कर ली है और आपका एक लेसन कंप्लीट हो गया है। और आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हो। तो आज हम शुरू करेंगे कि जो लेसन हमने शिक्षण अभिरुचि अभिवृत्ति से संबंधित पढ़ाया है उससे संबंधित एक टेस्ट पेपर, एक अभ्यास प्रश्नावली, कुछ प्रश्नों को इसके हम 2-3 टेस्ट पेपर कराएंगे और उन क्वेश्चनों को आप नोट भी करते रहना और वैसे ही आंसर भी बताते रहना। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है अभ्यास प्रश्नावली। अब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर आपको चारों ऑप्शनों में चारों ही ऑप्शन सही दिखेंगे, लेकिन उसमें से हमने एक सटीक उत्तर को चुनना है। तो कैसे हम उस सटीक उत्तर तक पहुंच पाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को व्यवहार करना चाहिए, मतलब एक शिक्षक को किस तरह का व्यवहार स्कूल में, क्लास में, समाज में, समुदाय में कैसा व्यवहार उसका होना चाहिए, और मेन फोकस होगा कि स्कूल में उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए। अब ये मैं, जिन्होंने आगे वीडियो को अच्छे से देखा है, पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह का व्यवहार, ऐसे एक एक शब्द दिए होंगे तो जो आपको समझ, जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई है वो इसमें आसानी से आंसर को बता देंगे। निरंकुश, लोकतांत्रिक, स्वेच्छाचारी, मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए, अच्छा बुरा भला, मतलब जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर होगा परिस्थिति के अनुसार, मतलब जैसी परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से आप क्लास में व्यवहार करेंगे, परंतु इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक व्यवहार हमें करना चाहिए। एक शिक्षक को लोकतांत्रिक व्यवहार, प्रजातांत्रिक व्यवहार स्कूल में हो चाहे समाज में हो करना चाहिए। स्कूल में समझ लो आप। अगला है, छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट सुधार आता है। छात्र की पढ़ाई में, जैसे पढ़ने लिखने में कई छात्र कमजोर हैं, जैसे भी हैं, तो उनकी पढ़ाई में सुधार लाने के लिए सबसे ज्यादा सुधार किस, मतलब कौन सा ऐसा इसका आंसर होगा कि इससे उसकी पढ़ाई में सुधार है। कैसे है कि छात्र लक्ष्य केंद्रित व सक्रिय हो, तब उनकी पढ़ाई में सुधार होगा। शिक्षक सक्रिय हो, शिक्षक पढ़ाने में सक्रिय हो, इससे सुधार होगा। प्रधानाचार्य सक्रिय हो या माता पिता सहयोगी हो। अब आपको लग रहा होगा कि चारों ऑप्शन आपके हिसाब से, कई बार ऐसे लगता है कि चारों ऑप्शन ही सही है। अब हमने इसमें से सही ऑप्शन में कैसे पहुंचना है, सही आंसर तक कैसे पहुंचना है, तो शिक्षक सक्रिय होगा और छात्र अगर निष्क्रिय होंगे, छात्र इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ाई में, तो कैसे वो अपने पढ़ाई को सुधार करेंगे। प्रधानाचार्य तो सक्रिय है, प्रधानाचार्य सक्रिय है, ऐसे करो वैसे करो सबको बता रहे हैं, लेकिन परंतु क्या है, विद्यार्थी तो सक्रिय है ही नहीं, विद्यार्थियों का तो मन ही नहीं है, ना वो पढ़ाई में है ना किसी और काम है, तो फिर उनका सर्वांगीण विकास भी नहीं हो सकता। माता पिता सहयोगी हैं, तो इसका मेन होता है जब छात्र सक्रिय भी हों और लक्ष्य केंद्रित भी हों। छात्र लक्ष्य केंद्रित हो कि हमने जो लक्ष्य, उनको जो पढ़ाई जिस क्लास में है, हमने इस क्लास को अच्छे से पढ़ना है, पास करना है, और उस पढ़ने के लिए वो अच्छे से सक्रिय हों, अच्छे से पढ़ना चाहते हों, तब जाकर के उनकी पढ़ाई में क्या हो जाएगा, सुधार होगा। बाकी सब होने चाहिए, टीचर भी सक्रिय होने चाहिए, प्रधानाचार्य भी, माता पिता भी सहयोगी होने चाहिए, लेकिन मेन क्या होगा, जब छात्र सक्रिय हों और लक्ष्य केंद्रित हों, तो ये आंसर इसका नंबर 1 सही हो जाएगा, इस पहले का योगदान। ऐसे आप एक एक बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका अर्थ समझना है, उसका मतलब समझना है, तब आपको सही आंसर इसमें से पता लग जाएगा। अगला है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। एक शिक्षक को कब सम्मान मिलना चाहिए, मतलब समाज में सम्मान तो मिलना चाहिए, शिक्षक का सम्मान भी होता है, परंतु कब मिलना चाहिए, एक आदर्श व्यक्तित्व हो, जब उसका आदर्श व्यक्तित्व हो, मतलब उसका रहन सहन सब कुछ आदर्श हो, तब कि निष्ठावान हो, अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखता हो, या प्रभावशाली शिक्षण हो, उसका प्रभावशाली शिक्षण हो कि उसके शिक्षण ऐसा है कि सब उसको, कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का उसका, कैसे, कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो इसमें से है
सही आंसर हो जाएगा। ये एक आदर्श व्यक्तित्व भी जरूरी है, एक शिक्षक में होना चाहिए। उसका बोलचाल, रहन सहन, उठना बैठना, मतलब कपड़े पहनावा, जो कुछ भी है वो भी आदर्श होना चाहिए। अगला है निष्ठावान, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान भी होना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिबद्धता मैंने आपको बताया था। तीसरा है प्रभावशाली, शिक्षण भी प्रभावशाली होना चाहिए, तभी उसको तीनों चीज, जब ये सारी चीजें होंगी तो तभी उसको समाज में क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षक का सबसे अनिवार्य गुण होता है, सारे गुण ही अनिवार्य हैं, लेकिन सबसे अनिवार्य गुण क्या होता है? मतलब एक शिक्षक में सारे गुण हैं, लेकिन जो मेन बात है वो तो है ही नहीं। तो कौन सा अनिवार्य गुण है? वो विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, भरपूर धैर्य और संयम होना चाहिए, अच्छा पहनावा होना चाहिए। अब देखो इसमें विद्वान व्यक्ति तो होना ही चाहिए, शिक्षक को विद्वान ही होगा तो फिर वो शिक्षक कैसे बनेगा। अगला है भरपूर धैर्य भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए, धैर्य संयम होना चाहिए। कई भी क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं कि पता नहीं कुछ बोल देते हैं तो शिक्षक को भी गुस्सा आ जाता है, फिर मारपीट या अपने सहयोगी के साथ। तो इसमें धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए, अच्छा पहनावा, अच्छा व्यक्तित्व। मैंने अभी बताया कि उसका हर चरित्र भी अच्छा ऊंचा होना चाहिए, परंतु सब कुछ है और उसको अपने विषय का ज्ञान ही नहीं है, तो ये सब कुछ एक शिक्षक के गुणों में पीछे रह जाता है। तो मेन बात क्या होती है, मुख्य बात है कि उसे अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब अपने विषय का को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने जब इस लेसन को पढ़ाया था तो मैंने बोला था ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये है कि पूरा उसे विषय का विशेषज्ञ, विषय का ज्ञाता होना चाहिए। अगला है स्कूली बच्चों का सामान्य आम डर क्या है। जो स्कूल जाने से जो बच्चे घबराते हैं या मतलब दिल में एक डर बैठा रहता है, तो ये मुख्य डर क्या है, क्यों वो डरते हैं? जो बच्चे डरते हैं स्कूल जाने से या एक वो नहीं कर पाते, तो वो उसका मुख्य क्या है? तालमेल की अपर्याप्तता, तालमेल की अपर्याप्तता है, या तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं वहां पे, ये है। समकक्ष समूहों में अस्वीकार्यता, मतलब जो अपने साथी हैं, अपने दोस्त हैं क्लास में, वो उसको पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। ये है परीक्षा में असफलता, परीक्षा में जो असफल होने का जो डर होता है, जो पढ़ने में बच्चे कमजोर होते हैं, उनको ऐसा लगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये डर होता है। शिक्षक द्वारा नापसंद किया जाना, और जिसको शिक्षक पसंद नहीं करते हैं वो बच्चे स्कूल में जाने से डरते हैं। इन चारों में वैसे तो चारों ऑप्शन आप देख रहे होंगे, चारों ही आपको सही लग रहे होंगे। भाई समकक्ष समूह में अस्वीकार्यता, अब क्लास में सारे बच्चे एक साथ हो जाएंगे और एक बच्चे को अकेले छोड़ देंगे, एक दिन 2 दिन, तो बार बार अगर उसके साथ ऐसा होगा तो उसका मन जाहिर सी बात है स्कूल में नहीं लगेगा, तो वो स्कूल में वो स्कूल जाने से क्या करेगा, कतराएगा, डरेगा। दूसरा होता है परीक्षा में असफलता, या उसको पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, या इतना उसकी समझ में नहीं आएगा, तो उसको ये डर बार बार रहेगा कि मैं फेल हो जाऊं, और अगर हो गया तो वो दोबारा जाने से भी डरेगा। तीसरा है शिक्षक द्वारा, अब शिक्षक जिसको नापसंद करते हैं तो बार बार उनकी ही गलतियां निकालते रहते हैं, तो ये डर भी आम बात है, तो वो बच्चा स्कूल जाने से डरता है, ये भी आम बात है। तभी मैंने आपको बताया था कि शिक्षक को सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार बच्चों के साथ करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो मुख्य, इन तीनों में मुख्य पहला आंसर है, जो सही आंसर रहता है, ये है तालमेल की अपर्याप्तता। ये तीनों चीजें एक ही उसमें आती हैं कि तालमेल बच्चा स्कूल में नहीं बिठा पाता, मतलब उसका अपने दोस्तों के साथ भी अच्छे से रिश्ते नहीं बन पाते, टीचर साथ अच्छे से रिश्ते नहीं बन पाते, या पढ़ भी नहीं पाता है। तो इन तीनों, जब इन सब चीज़ों में स्कूल में उसका मन नहीं लगता, मन लगने की अभी वही वजह होती है कि उसकी समझ में भी नहीं आता, तो इन सभी चीज़ों में वो तालमेल नहीं बिठा पाता है, तो स्कूल में वो समायोजन नहीं कर पाता है। तो ये उसका सबसे बड़ा डर स्कूल जाने का होता है। इसलिए टीचर को चाहिए कि जो बच्चा इस प्रकार से अलग अलग रहता है, अलग अलग उसकी समझ में नहीं आता है, तो उस बच्चे को पे मुख्य ध्यान दिया जाए। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, क्लास में फर्स्ट बच्चे होते हैं, जो सारे टीचरों का ज्यादा ध्यान उन्हीं पे होता है, और उन्हीं को बार बार जैसे प्रश्न पूछना हो, कुछ करना हो, तो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है और उन्हीं को मोटिवेट करते रहते हैं। जबकि वो तो खुद से, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, तेज होता है, कक्षा में फर्स्ट होता है, तो वो बच्चा तो वैसे ही तेज है, उसका दिमाग तेज है, तो आप उसके पीछे दिन भर उस पर नहीं लगे रहोगे तो वो तब भी पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा कमजोर होता है, सबसे कमजोर होता है, उस पर तो बार बार ध्यान देना ही पड़ता है, तभी वो अपने आप को स्कूल में समायोजित
कर पाएगा, उसकी गलतियों को समझें कि वो क्यों गलतियां कर पा रहा है, क्यों वो बच्चों के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहा है, क्यों स्कूल में तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। तो उस हिसाब से उन कमियों को समझें और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, उसे अच्छे से संबंध बनाएं, उसके साथ सकारात्मक व्यवहार अभिवृत्ति मतलब रखें, एक नजरिया अच्छा नजरिया रखें, तो वो अपने को स्कूल में समायोजित कर पाएगा और तभी उसका पढ़ाई में मन लगेगा, उसके दिमाग से वो डर निकल जाएगा। अगला है एक शिक्षक में महत्व दिया जाता है, एक शिक्षक में विशेष किस बात का महत्व दिया जाता है कि शिक्षक में कौन सा गुण सबसे अच्छा होना चाहिए। विषयों का ज्ञान, ये तो होगा ये कि विषय का ज्ञान है, बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा के परिणाम भी अच्छे देते हो, तो जब विषय का ज्ञान होगा तो परीक्षा का परिणाम भी अच्छे ही देने की कोशिश एक शिक्षक करेगा कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है, जो विषय वो पढ़ाता है, उस विषय में बच्चे अच्छे नंबरों में पास हों, अच्छा परसेंटेज लाएं। तो इससे पता चलेगा कि शिक्षक को कितना ज्ञान था और उसने किस प्रकार से इनको पढ़ाया है। ज्ञान व अभिव्यक्ति की क्षमता, केवल अभिव्यक्ति की क्षमता, ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता, विषय का ज्ञान है और उसको अभिव्यक्त करने, वो किस प्रकार से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, कैसे बच्चों को किस विधि से पढ़ाना है ताकि सारे बच्चों की समझ में आ जाए, ये सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। ये केवल अभिव्यक्ति की क्षमता, ज्ञान तो है नहीं और केवल अभिव्यक्ति, कोई बोलने में इतने वो होते हैं कि अपने बोली से ही लोगों को प्रभावित करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति से प्रभावित करते हैं, पर टीचर में अभिव्यक्ति का इतना वो नहीं, ज्ञान भी होना चाहिए। अब अभिव्यक्ति की क्षमता तो है पर उस सब्जेक्ट का तो नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे उस क्या अभिव्यक्त कर पाओगे। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान व अभिव्यक्ति की क्षमता, विषय का ज्ञान, हर चीज का ज्ञान भी हो, नॉलेज भी हो, और उसको ज्ञान तो है ही और कई बार ज्ञान है लेकिन उसको आप बच्चों के सामने पे अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाते हो, ऐसे नहीं पढ़ा पाते हो कि बच्चों की समझ में आ जाए, उन विधियों किन सिद्धांतों की इस तरीके से बच्चे की समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति की क्षमता भी होनी बहुत जरूरी है। तो हो जाएगा ज्ञान व अभिव्यक्ति की क्षमता। अगला है बालक की शिक्षा में सर्वाधिक सहयोग होता है किसका। अब बताओ किसका होता है सबसे ज्यादा सहयोग बालक की शिक्षा में, किसका होता है। अब पहला है अध्यापक का, समाज का, माता पिता का, स्कूल का। अब बताओ आप किसका होता है। अब सोच करके आप पहले एक आंसर अपना बना लेना कि किसका होता है सबसे ज्यादा सहयोग बालक की शिक्षा में, बालक की पढ़ाई में सबसे ज्यादा जो सहयोग देता है वो किसका, कौन देता है। अब आप अध्यापक का, समाज का, अध्यापक का भी होता है, जिस समाज में आप रहते हो, अच्छा समाज में आप रहते हो उसका भी प्रभाव उसकी शिक्षा पर पड़ता है। माता पिता भी अगर सहयोग दें तो उससे भी होता है। माता पिता का मन है कि बच्चे को पढ़ाएं और ये बच्चा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, तो माता पिता का सहयोग भी होता है। स्कूल का भी सहयोग होना चाहिए, स्कूल सहयोगी उस हिसाब से बच्चों के हिसाब से एक रचनात्मक वातावरण तैयार करें तो उसका भी सहयोग होना चाहिए। लेकिन सर्वाधिक किसका होगा, तो सर्वाधिक सहयोग होता है अध्यापक का। अगर जो टीचर उसको पढ़ा रहा है, जो अध्यापक, आप समाज का सहयोग है, आप अच्छे समाज में रहते हो, एक व्यवस्थित मतलब पढ़े लिखे समाज से आप आते हो, लेकिन फिर स्कूल में गए और अध्यापक ऐसे मिले कि जिनको एक क्लास में आए और जिन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करने में मतलब समझाने में आप विफल रह गए, तो आपकी समझ में तो आया ही नहीं, तो उस वातावरण का क्या करना। फिर माता पिता सहयोगी हैं, स्कूल भी सहयोगी है, सब कुछ है, लेकिन मेन तो पढ़ाना तो अध्यापक ने है। जिस टीचर से, जिस शिक्षक से आपने सीखना है, अगर वो सहयोगी नहीं है, अगर वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है, अच्छे से उसको ज्ञान नहीं है, तो कैसे बच्चा समझ पाएगा। तो मेन बात हो जाएगी सर्वाधिक सहयोग होता है अध्यापक का, जो अध्यापक आपको समझा रहा है, पढ़ा रहा है, शिक्षण कार्य कर रहा है, तो ऐसे हो जाएगा अध्यापक का। अगला है अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, क्या है सबसे मूल्यवान, अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। महत्वपूर्ण उसकी नौकरी, मैंने अपनी नौकरी को बचाना है या मुझे मेरी नौकरी प्रिय है, ये भी जरूरी है। नौकरी भी आज आधुनिक युग में तो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी के लिए तो अपने व्यवसाय को चुनता है कि कोई ऐसे व्यवसाय, चाहे शिक्षण हो चाहे और काम हो। लेकिन अगला है शिक्षण के प्रति आस्था, शिक्षण के प्रति आस्था होनी चाहिए। अगला है छात्रों का विश्वास, अगला है उसकी गरिमा व उसकी मर्यादा। अब चारों में आप लग रहे होंगे कि शिक्षा के प्रति आस्था, आपको लग रहा होगा कि ये सही है, परंतु इससे भी ज्यादा जरूरी है छात्रों का अपने शिक्षक में विश्वास हो।
अब कई क्या होते हैं, जैसे शिक्षक क्लास में आए और बच्चे उनको नजरअंदाज कर देते हैं, ये तो शिक्षक ऐसे ही है, ना ये डांटता है, ना मारता है, ना पढ़ाता है, और ध्यान ही नहीं देते बच्चे, कई तो क्लास छोड़कर ही चले जाते हैं। तो छात्रों का आप अपने शिक्षण को, हम अपने शिक्षण को ऐसा प्रभावी बनाएं, अपने शिक्षण में दृढ़ता भी हो, बच्चे डरे भी, ऐसे नहीं कि बच्चे डरे नहीं, डरे भी, और ऐसा प्रभावी बनाएं कि बच्चों का आप में विश्वास हो कि ये शिक्षक तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी वही है, छात्रों का आप में विश्वास हो। जब विश्वास होगा तभी वो उनका मन लगेगा, ध्यान देंगे, और तभी अच्छे से वो आपको पढ़ पाएंगे। तो ये हो जाएगा छात्रों का विश्वास। अगला है, 9वां है, अच्छा अध्यापक वो है। एक अच्छा अध्यापक कौन सा है? अब अध्यापक के तो कई गुण मैंने बताए, ये सभी गुण होने ही चाहिए, लेकिन मुख्य जो आपने इन 4 ऑप्शन में से देखना है वो है, अपने विषय में प्रवीण हो, अपने विषय का ज्ञाता हो, मेधावी व परिश्रमी हो, सादा जीवन जीता हो, अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो। अब क्या होना चाहिए? अपने विषय में प्रवीण, अपने विषय का तो ज्ञाता है, ये अपने विषय को जानता है अच्छे से, उस विषय का ज्ञान है, प्रवीण है। अब विषय का ज्ञान है, लेकिन विद्यार्थियों से तो उसको मतलब ही नहीं है कि जैसे शिक्षक को कि इनको आए चाहे ना आए, मतलब आपने ड्यूटी पूरी करनी, क्लास में गई और पढ़ा दिया और अपने चलते बने। अब इनको समझ में आया नहीं आया कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। मेधावी व परिश्रमी, मेधावी है मतलब ज्ञानवान है, परिश्रम भी करना जानता है, सादा जीवन जीता हो, सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन भी जीता हो, परंतु सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता हो, अपने विद्यार्थियों से एक भावात्मक अभिवृत्ति है, दिल से जुड़ाव है। तो अगर दिल से जुड़ाव होगा, जिनसे हमें दिल से जुड़ाव होगा, जैसे एक पेरेंट्स को अपने बच्चों से होता है, तो हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचता है और किस प्रकार से उनका भला हो, हर वो तरीके अपनाएगा जिससे अपने बच्चों का भला हो, चाहे उसके लिए उसे कितना ही कष्ट उन्हें सहना करना पड़े। तो इस प्रकार से बच्चों, शिक्षक को भी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन, ऐसी ही लगन, ऐसा ही प्यार होना चाहिए, ऐसा ही स्नेह होना चाहिए कि वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो ही वही एक सच्चा अध्यापक, अच्छा अध्यापक होगा। तो हो जाएगा चौथा। शिक्षण के लिए ज्ञान के साथ आवश्यकता है। शिक्षण के लिए ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान तो होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ क्या चीज है जो शिक्षक में सबसे ज्यादा आवश्यक है? एक है अभिरुचि। अभिरुचि मैंने बोला था, शिक्षण विशेष ज्ञान होना चाहिए, उससे जिस विषय को आप पढ़ा रहे हो उसमें विशेष रुचि हो, विशेष क्या हो, ज्ञान हो उसका। और दूसरा है सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक नजरिया हो उसके प्रति, शिक्षण के प्रति, छात्रों के प्रति, स्कूल के प्रति, स्कूल व्यवस्था के प्रति एक शिक्षक का हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो शिक्षण के लिए शिक्षण के लिए ज्ञान के साथ साथ, शिक्षण नहीं होता, शिक्षक के लिए ज्ञान के साथ साथ, मतलब शिक्षण में शिक्षक के लिए ज्ञान के साथ साथ अब क्वेश्चन ऐसे ही डाले जाएंगे ताकि आप भ्रम में पड़ जाओ कि ये पूछा क्या गया है। पहले क्वेश्चन को अच्छे, शिक्षण के लिए मतलब शिक्षण तो टीचर ही करेगा, अर्थात टीचर में, एक शिक्षक में शिक्षण के लिए ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान तो हो शिक्षक को, परंतु उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? एक अभिरुचि होनी चाहिए, विशेष रुचि या विशेष योग्यता भी होनी चाहिए, और एक सकारात्मक अभिवृत्ति भी होनी चाहिए। उपरोक्त दोनों या दोनों नहीं, तो ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला हो जाएगा, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? एक महत्वपूर्ण शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्या है वो? शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। शिक्षण अभिरुचि का, जो शिक्षण अभिरुचि है, जो मैंने बताया था, एक विशेष जो योग्यता जो शिक्षक में है वो क्या है? शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, रोजगार, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, मतलब शिक्षण को ऐसे बनाएं कि जो छात्रों के अनुसार मीन छात्रों की योग्यता के अनुसार, जो छात्र जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए उसके अनुसार वो शिक्षण हो। और जो तेज पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके अनुसार, जो मीडियम पढ़ने वाले होंगे, जो बिल्कुल मतलब बहुत देर में उनके समझ आता है उनके हिसाब से, ऐसा शिक्षण होना चाहिए। या रोजगार परक शिक्षण हो, मतलब शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण कैसा हो जो बच्चों को आगे जा करके रोजगार दे सके, ये भी जरूरी है। छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने, ये तो सरासर गलत है, छात्र तो क्रियाशील होने चाहिए। उपरोक्त से भी गलत है ये अंकुश वाला। तो ये रोजगार उन्मुख भी
बाद में आता है। पहला होता है शिक्षण छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता उस शिक्षण में हो, तो ये महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षण अभिरुचि का। अगला है स्कूल के बाहर छात्र से शिक्षक का व्यवहार। स्कूल के बाहर अगर कोई छात्र आपको कहीं भी मिल जाता है, आपको बाजार में मिल जाता है या कहीं पर भी अगर छात्र मिल जाता है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करना पसंद करेंगे, कैसा व्यवहार शिक्षक का होना चाहिए। तो मित्रों की तरह, दोस्तों की तरह व्यवहार करना चाहिए या अजनबी की तरह कि मैं इसको पहचानता ही नहीं, छोड़ो कौन उसके साथ बुलाई, बच्चा मस्ती कर रहा है तो टीचर ने इग्नोर कर दिया। बहुत गंभीर होकर के या बात करना पसंद नहीं करेंगे कि आप उसके साथ बात करना ही पसंद नहीं करेंगे। नमस्ते क्या नमस्ते बोले और अपने चलते फिरे, वैसे कैसा व्यवहार करेंगे? तो मित्रों की तरह व्यवहार तो बिल्कुल ही भी नहीं करना चाहिए। दूसरा हो जाएगा अजनबी की तरह व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। बात करना पसंद नहीं करना, ये भी गलत है। तो बहुत ही गंभीर होकर के आप उसके साथ बात करेंगे। बात तो करना ही है, पर कैसे? सीरियस होकर के, गंभीर होकर के, ताकि छात्र उस शिक्षक की इज्जत करे, उसकी इज्जत बनाए रखें। इज्जत करे मतलब छात्र उस शिक्षक को शिक्षक ही समझे, मित्र दोस्ती न समझे। तो इस प्रकार से आप बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये दोस्तों आपको ये सीरीज पढ़ाने में सीरीज बहुत अच्छी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और इसके बाद 1-2 टेस्ट पेपर में इसी से संबंधित कराऊंगी और तब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। मैंने इससे पहले आपको बोला था कि इसके बाद मैं नया चैप्टर हिंदी से शुरू करूंगी। एक चैप्टर शिक्षण अभिरुचि का और एक हिंदी का कराऊंगी, और इसके 1-2 टेस्ट कराने के बाद फिर मैं हिंदी का चैप्टर शुरू करूंगी। जो हिंदी वाले हैं वो उसको भी जरूर देखें, और जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है वो शिक्षण अभिरुचि का वीडियो जरूर देखें, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।